हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। भाई बेहतर तरीके से पढ़ो, नहीं तो फिर गड़बड़ होगा। बहुत गड़बड़ होगा, बड़ा पछताओगे बाद में। ठीक है। आज हम लोग क्लास 12 का हिंदी बुक लेके आए हैं, ठीक है ना। फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का, और हर एक चैप्टर इसमें डिस्कशन कराएंगे। आज हम लोग पहला लेके आए हैं, फिर दूसरा लेके आएंगे, तीसरा लेके आएंगे, पढ़ते रहेंगे इसी तरह। और इसमें जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव है वो भी अभी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, और जो साथ में एंड तक रहेंगे गारंटी है उसमें ऑब्जेक्टिव में साथ साथ याद करवा दूंगा आप लोगों को। बस आप लोग साथ में बने रहिए। अगर ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर करना है हिंदी का, और साथ ही साथ सब्जेक्टिव भी, उसको भी लेके आया हूँ मैं। और इस चैप्टर में जो जो भी बोला है मैं अपने स्तर से आप लोग बताऊंगा, बहुत बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। तो चलिए आप लोग देखिए इधर। पहला चैप्टर क्या है आज हमारा। फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम क्या है, बातचीत। क्या नाम है, बातचीत। बातचीत लिखा कौन है, बालकृष्ण भट्ट। कौन लिखा है, बालकृष्ण भट्ट। ध्यान रखना, लिखा कौन है, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। ये बालकृष्ण भट्ट है भाई, देख लो, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। और इसी ने बातचीत के बारे में, ये एक निबंध है। ये क्या है, एक निबंध है। देखो ये बालकृष्ण भट्ट है और ये मैं हूं, और हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं अच्छे से, ठीक है ना। इस निबंध में बालकृष्ण भट्ट ने क्या क्या बोला है और किस तरह से बातचीत के बारे में बताया है, कितना अच्छे तरह से बताया है, उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बातचीत। बातचीत, बातचीत एक निबंध है, और इसका रचनाकार कौन है, बालकृष्ण भट्ट। कौन है, बालकृष्ण भट्ट जी है। इनका परिचय हम लोग पढ़ेंगे थोड़ी देर में, बस आप लोग बने रहिए। पहले हम लोग इस चैप्टर के बारे में पढ़ लेते हैं, क्लियर ना। ये एक निबंध है। इस निबंध में बालकृष्ण भट्ट ने कुछ चीज़ों, कुछ पॉइंट्स पे के बारे में बताए हैं, कुछ पॉइंट्स के बारे में बताया, ठीक है ना। उनमें से पहला पॉइंट्स है, एक शक्ति के बारे में बताया गया है। इसके अलावा बातचीत करने का उत्तम तरीका के बारे में बताया गया है, उत्तम तरीका के बारे में बताया है। इसके साथ साथ कुछ विचारधारा, विचार के बारे में बताया है, कुछ लोगों के विचार के बारे में बताया है इस संबंध में। इसके साथ साथ एक कला के बारे में, बातचीत करने का कला के बारे में बताया गया है, और बातचीत करने से लाभ और हानि के बारे में बताया गया, लाभ के बारे में, उनके बारे में, ये सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं इस चैप्टर में, क्लियर। तो चलिए आते हैं, इसमें बोलना क्या चाह रहे हैं, इसमें क्या बोलना चाह रहे हैं। पहला है एक शक्ति के बारे में बताइए। किसके बारे में, एक शक्ति के बारे में। यानी मनुष्य बोल पाते हैं, क्यों बोल पाते हैं, कि मनुष्य के अंदर एक शक्ति है, उसी शक्ति की वजह से बोल पाते हैं। उस शक्ति को क्या कहा गया है, इसमें उस शक्ति को कहा गया है वाक शक्ति। क्या कहा गया है, वाक शक्ति। क्या कहा इस शक्ति को, वाक शक्ति कहा है। वाक शक्ति एक ऐसा शक्ति है जिसकी वजह से हम लोग बोल पाते हैं, अपने अनुभव की बातें दूसरे तक पहुंचा पाते हैं, हेलो हाय कर पाते हैं, और अपनी सुख दुख की बातें दूसरे तक पहुंचा पाते हैं। किसकी वजह से, सिर्फ वाक शक्ति की वजह से। अब बताओ वाक शक्ति ना होती तो क्या होता, वाक शक्ति ना होती तो बहुत गड़बड़ होता भाई। वाक शक्ति ना होती तो हम लोग बोल नहीं पाते। जिस तरह से जानवर है, हम लोग भी जानवर के समान प्रतीत होते। अब बताओ जानवर में हम में क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं है, बहुत फर्क है बेटा। क्या फर्क है, ध्यान सुनो, सही में ज्यादा फर्क तो नहीं है, थोड़ा ही फर्क है, उस फर्क को समझ लो बस। फर्क ये है कि हम लोग बोल पाते हैं, बोल पाते हैं, और जानवर, हम लोग बोल पाते हैं, जानवर बोल नहीं पाता, बस यही फर्क है। हम लोग भी खाते हैं, जानवर भी खाता है, ठीक है ना। हम लोग भी पढ़ते हैं, जानवर, ये सॉरी, ये पढ़ पाते हैं हम लोग, क्यों, क्योंकि हम लोग समझ पाते हैं। और समझ क्यों पाएंगे, जब बोल पाएंगे, क्लियर ना। तो जानवर भी पचाता है, हम लोग भी पचाते हैं। तो जानवर और हम लोग में कुछ जो फर्क है वो कौन सा है, वो बोली की वजह से, वो शक्ति की वजह से। वाक शक्ति हम में पाई जाती है, जानवर में
पाई जाती है, लेकिन वो दूसरे तरीके का है, ठीक है ना। तो वाक शक्ति की वजह से हम लोग बोल पाते हैं। ये हम बोलने का एक जो शक्ति होता है, हम लोग जो बोल पाते हैं, दूसरे को समझा पाते हैं, दूसरे तक अपनी अनुभव की बातें पहुंचा पाते हैं, तो वो शक्ति है। वो शक्ति किस कौन सा है? वाक शक्ति है। इसी शक्ति की वजह से हम लोग ये सब कर पाते हैं। अगर ये शक्ति ना होती तो ये सारा संसार गूंगा प्रतीत होता। ये शक्ति ना होती तो हम लोग अपने अनुभव की बातें दूसरे तक नहीं पहुंचा पाते, और ये शक्ति ना होती तो आज मैं आप लोगों को समझा नहीं पाता अभी। तो बहुत अच्छा है ये शक्ति। इसी शक्ति के बारे में बताया कौन? बालकृष्ण भट्ट। इसके साथ साथ बोला है कि बातचीत का उत्तम तरीका कौन सा है? बातचीत का उत्तम तरीका कौन सा है? इस निबंध में बालकृष्ण भट्ट ने ये बोला है कि बातचीत का उत्तम तरीका मनुष्य अपने आप से खुद बातचीत कर ले, उसके बाद जाके दूसरे तक वो बात पहुंचाए, तो ये बातचीत करने का बेहतर तरीका होगा और उत्तम तरीका होगा। बोलेंगे कैसे भाई? अगर किसी मीटिंग में जाना है, कोई स्पीच देना है, तो इसके लिए अगर पहले रिहर्सल कर लोगे तो बेहतर तरीके से बता पाओगे, और मजेदार शब्द सब पहले ही बोल यानी प्रैक्टिस करके जाओगे और दूसरे तक पहुंचा पाओगे, और सुनने वालों को मजा भी आएगा। अगर बिना डायरेक्ट प्रैक्टिस किए हुए ऐसे जाओगे तो मुझे नहीं लगता कि वो सब, यानी बालकृष्ण भट्ट अपने हिसाब से बोला कि वो बातचीत वैसी बातचीत नहीं कर पाएंगे उससे, जिस तरह से पहले अगर अपने आप से बातचीत कर लेंगे फिर जाके उस तक पहुंचाएंगे तो बेहतर तरीके से और भी समझा पाएंगे, बोल पाएंगे। क्लियर ना? तो बातचीत का उत्तम तरीका कौन सा है? यानी मनुष्य अपने आप से यानी खुद से बात कर ले। क्या? मनुष्य अपने आप से खुद बात कर ले, ये यानी उत्तम तरीका हो सकता है। इससे बालकृष्ण भट्ट बोला है, इससे नए संसार की रचना किया जा सकता है। नए संसार की रचना, नए संसार की रचना कर सकते हैं। कैसे? यानी अगर हम लोग अपने आप से पहले बातचीत कर लेंगे तो क्या होगा? हमारी जीभ में नियंत्रण आ जाएगी। कभी होता है कि हम लोग दूसरों को जो बात नहीं बोलना चाहते हैं लेकिन वो भी बोल देते हैं, और वो गुस्सा हो जाता है, दोनों के बीच दुश्मनी बढ़ जाती है। अगर हम लोग खुद से बातचीत कर लेंगे तो नए संसार की रचना होगी। कैसे होगी? कि हमारे जीभ में नियंत्रण आ जाएगी और एक दूसरे से शत्रुता नहीं बढ़ेगी। जीभ में नियंत्रण, और ये नियंत्रण आ जाएगी और शत्रुता नहीं बढ़ेगी, और शत्रुता नहीं बढ़ेगी। क्लियर? तो बातचीत का उत्तम तरीका कौन सा है? मनुष्य अपने आप से बातचीत खुद कर ले, ये बातचीत का सबसे उत्तम तरीका है। और एक शक्ति पाई जाती है जिसको वाक शक्ति कहते हैं। इसी शक्ति की वजह से हम लोग बोल पाते हैं। साथ ही साथ विचार के बारे में बताइए। किसके बारे में? विचार के बारे में। किसके बारे में? विचारों के बारे में। तो दो विचारधाराओं के बारे में बताया गया, दो आदमी के बारे में बताया गया। उनमें से एक आदमी था एडिसन। कौन था? एडिसन। और एक आदमी का नाम है वेन जॉनसन। क्या नाम है? वेन जॉनसन। तो इस बातचीत के सिलसिले में एडिसन का क्या कहना था कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्ति के बीच होती है। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच होती है। दो व्यक्तियों के बीच होती है। कोई तीसरा व्यक्ति आए तो वो बातचीत नहीं हो पाएगी जो दो व्यक्तियों के बीच होनी थी। किसके अनुसार? एडिसन के अनुसार। वहीं पे वेन जॉनसन के अनुसार क्या है कि बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है। बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है। किसके अनुसार? ये वेन जॉनसन के अनुसार। क्लियर ना? बस मैं अभी बता रहा हूं, इसका क्वेश्चन आंसर जो होगा मैं बेहतर तरीके से कराऊंगा आप लोगों को। ठीक है ना? तो एडिशन का क्या कहना था कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्ति के बीच होती है, और वेन जॉनसन का कहना था बातचीत से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। मनुष्य के अंदर बोलने का तरीका और भी आ जाता है। जितना बातचीत करोगे उतना बोलने का तरीका बढ़ेगा। ये बोला था एडिशन के द्वारा। ठीक है? यानी हम लोग पढ़े विचारधारा के बारे में, विचार के बारे में। एक एडिशन था और एक कौन था? वेन जॉनसन था। वेन जॉनसन था। और एक कला के बारे में बताया गया इसमें। किसके बारे में? बातचीत करने का एक कला है। उस कला को क्या कहते हैं? उस कला को कहते हैं आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। क्या कहते हैं? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? बोलने का एक कला है। बोलने का एक कला है। इस कला के तहत
ये कला जो प्रचलित है यूरोप के लोगों के अंदर, कौन बताया ये बात बताया है बालकृष्ण भट्ट अपने निबंध में। यूरोप के लोगों के अंदर ये कला प्रचलित है, यूरोप के लोगों के अंदर ये कला प्रचलित है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है आखिर, ये क्या है? ठीक है, अगर बात करेंगे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के बारे में, तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बोलने की एक कला है, बोलने की एक कला है। इस कला के तहत बोलने वाले को क्या मिलता है? बोलने वाले को रस, मैं बोल रहा हूं तो मुझे रस मिलेगा, क्या मिलेगा? रस मिलेगा। बोलने वाले को रस मिलता है, सुनने वाले को सुकून मिलता है। क्या मिलता है? सुकून मिलता है, याद रहेगा। यानी आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बोलने की एक कला है, बोलने वाले को रस मिलता है, सुनने वाले को सुकून मिलता है, और एक दूसरे की योग्यता और दक्षता का पता चलता है। किससे? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन से। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यूरोप के लोगों के अंदर प्रचलित है, किसके अनुसार? बालकृष्ण भट्ट के अनुसार। बालकृष्ण भट्ट ने अपने इस निबंध में ये बात बताए हैं। क्लियर? तो ये था आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, किसमें बताया गया? बातचीत निबंध में बालकृष्ण भट्ट ने बताया है। और साथ ही साथ बालकृष्ण भट्ट ने इसमें बोलने से क्या होता है आखिर, बताओ, बोलने से क्या लाभ होता है? कोई तो लाभ होगा बोलने से क्या लाभ होता है? लाभ के बारे में बताया गया है, लाभ। तो बोलने से हमारी जो मनोवृत्ति होती है वो शांत होती है। बोलने से हमारे अंदर जितने भी धुआं मुआद अंदर जाते हैं दिन भर का, अगर जितना बोलेंगे वो बाहर आ जाएगा, जो भी गंदगी अंदर जाएगी वो बाहर आ जाएगी। किससे? बोलने से ये फायदा है। और बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार भी होता है, ज्यादा डेवलप्ड होता है, ये लाभ है बोलने का। ठीक है ना? तो बोलने का ये लाभ के बारे में बताया, कौन बताया है? ये बताया है अपने निबंध में बालकृष्ण भट्ट। और साथ ही साथ एक आदमी के बारे में बताया है कि इसी चैप्टर में क्रूसो नाम से एक आदमी था। ये 16 वर्ष तक जंगलों में जानवरों के बीच रहा, और 16 वर्ष के बाद जानवरों यानी मनुष्य का आवाज सुना था, ये सुना था। तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था इसके अंदर। ये कुछ बोल नहीं पा रहा था मनुष्य के साथ, क्योंकि मनुष्य का आवाज बहुत दिन तक सुना नहीं था, 16 वर्षों तक नहीं सुना था। इसलिए जितना बोलोगे उतना साक्षात्कार होगा, डेवलपमेंट बढ़ेगा। क्लियर भाई? चलिए आते हैं हम लोग इसमें, इस निबंध में बालकृष्ण भट्ट ने क्या बताया है, अपना परिचय दिया है। तो उनका परिचय सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं, किसका? बालकृष्ण भट्ट का परिचय। इसके बाद में एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आऊंगा, और गारंटी के साथ एमसीक्यू क्वेश्चन याद करा दूंगा यहीं पे, ठीक है ना? दिमाग में बैठा दूंगा यहीं पे, बस आप लोग साथ में बने रहिए। देखो, बालकृष्ण भट्ट ये कवि है, ठीक है ना, ये राइटर है, रचनाकार बोल सकते हैं, रचनाकार है। और इसका जो जन्म हुआ था वो ये हुआ था 23 जून 1844 को हुआ था, निधन 20 जुलाई 1914 को हुआ था। पहला चैप्टर सब है, उसका डेट वगैरह याद रखना है, ठीक है? फिर बाद वाला बीच वाला नहीं रखेंगे तो चलेगा, क्योंकि डेट से 1 से 2 क्वेश्चन ही आता है। इसके अलावा निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है। वे यानी बेनी प्रसाद भट्ट एक व्यापारी थे, उनके पिताजी का नाम है, और माता का नाम, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा, पार्वती देवी, माता का नाम पार्वती देवी है, जो सांस्कृतिक महिला है। क्लियर? उसने शिक्षा प्रयाग में, प्रारंभिक शिक्षा प्रयाग में ही किया था, और 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से अंग्रेजी की शिक्षा पूर्ण की। कौन? बालकृष्ण भट्ट। हालांकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको देख लेना थोड़ा, ये काम आएगा आगे, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे तो बताऊंगा मैं, ठीक है? 23 जून 1844 को उनका जन्म, उनका निधन 20 जुलाई 1914 को इलाहाबाद में पैदा हुआ था, उत्तर प्रदेश में। उनके पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट और माता का नाम पार्वती देवी। क्लियर? यहाँ तक आते हैं अगले क्वेश्चन, यानी अगला उनका परिचय के बारे में। तो इसमें उनका रचनात्मक क्रियाकलाप के बारे में बताया गया है। तो रचनात्मक क्रियाकलाप में देखो, ध्यान सुनना, 1877 था, उसने हिंदी प्रायद्वीप नामक समाचार पत्र निकाला था। कौन? बालकृष्ण भट्ट, जो 33 वर्षों तक चला। कितने वर्षों तक चला? 33 वर्षों तक चला, यानी हिंदी प्रायद्वीप नामक समाचार पत्र चला था। क्लियर? आते हैं उनका अगला इंट्रोडक्शन में, क्या बोला है, ध्यान से देखना भाई। इसकी रचना के बारे में बताएगा, किसके बारे में? बालकृष्ण भट्ट के रचना के बारे में। उनका रचना क्या था? उनका रचना में उपन्यास था। और उपन्यास क्या क्या उपन्यास लिखा था? जैसे किताब होता है ना, कोई कविता लिखता है, कहानी लिखता है, निबंध लिखता है, उन्हीं में से इसने उपन्यास लिखा, जिसमें से उपन्यास का नाम क्या है? इसमें उपन्यास का नाम है न्यूनतम ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, गुप्त बेरी, रहस्य कथा, रसातल यात्रा,
हमारी घड़ी, उचित दक्षिणा, सद्भाव का अभाव। अब बोलेंगे सर इतना सारा उपन्यास कैसे याद रहेगा? ठीक है, अब इतना सारा उपन्यास तो पूछने वाला है ही नहीं, तो पहला और दूसरा तीसरा चैप्टर का कम से कम दिमाग में बैठा लेना। और इसमें मैं बता रहा हूं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट कौन सा है, इंपॉर्टेंट है स्वजान एक सुजान, पूछा गया है क्वेश्चन। क्लियर? नाटक में पद्मावती ये क्वेश्चन पूछा गया है, नाटक में दमयंती स्वयंवर ये क्वेश्चन पूछा गया है, और नाटक में रेल का विकट खेल ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये इसको दिमाग में बैठाना है। आगे चल के हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे, तो ये सब दिमाग में अभी बैठा लो। ये उनका इंट्रोडक्शन है, उनके रचना के द्वारा यानी उसके द्वारा लिखा गया रचना है, उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लो। बालकृष्ण भट्ट एक भारतेंदु युग के कवि है। किस युग के कवि है? भारतेंदु युग के कवि है, और उन्होंने 1881 में हिंदी की अत्यंत महत्वपूर्ण समीक्षा की। किसने? बालकृष्ण भट्ट ने। और 1866 में यानी भारत श्री रामदास की रचना स्वप्रण का कठोर आलोचना विश्लेषण किया। कौन? बालकृष्ण भट्ट। वे महान कवि भी थे और निबंधकार भी थे और गद्यकार भी थे बालकृष्ण भट्ट, और 1000 से अधिक उसने निबंध लिखे बालकृष्ण भट्ट। इसके साथ साथ बालकृष्ण भट्ट के बारे में बताया गया है हिंदी समाज सुधार व संस्कृति के क्षेत्र में उन्होंने हिंदी साहित्य और एडिशन व स्टील कहा। उनको क्या कहा गया? एडिशन और स्टील कहा गया। किसको? हिंदी साहित्यकार और संस्कृति में। किसको? बालकृष्ण भट्ट को। क्लियर यहाँ तक? आता है अगले पार्ट में उनके आगे के बारे में जान लेते हैं। उन्होंने निबंध, बातचीत, यहाँ पे क्या होगा? बातचीत विधा के माध्यम से बातचीत करने की शैली के बारे में बताया। किसके बारे में? बातचीत करने की शैली के बारे में बताया है। उन्होंने समाज के नानाविधि अंगों में सत्य और असत्य का विवेचना किया है। उनके निबंधों का मुख्य उद्देश्य था बातचीत का मन रामने के लिए होता है, ठीक है ना, उनका ये उद्देश्य था। ये जॉनसन के अनुसार बातचीत से ही मनुष्य के रूप का क्या होता है? साक्षात्कार। साधारण हो गया, क्या होगा? साक्षात्कार। साक्षात्कार होता है, यानी बोलने से ही मनुष्य का क्या होता है? साक्षात्कार होता है। किसके अनुसार? जॉनसन के अनुसार। एडिसन के अनुसार असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच होती है, अर्थात दो व्यक्ति आदमी बैठे तो वही अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं, ठीक है ना। जब तीसरा व्यक्ति एक साथ बातचीत करते हैं तो उसको त्रिकथा कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिकथा कहलाती है। 4 व्यक्ति अगर एक साथ बातचीत कर लेंगे तो उसको फॉर्मेलिटी कहेंगे। क्या कहेंगे? फॉर्मेलिटी। क्लियर? आगे चल के पता चलेगा। 3 लोगों की बातचीत की कथा को यानी अंगूठी का नग भी कहा गया है, और 4 लोगों की बातचीत को फॉर्मेलिटी, गलत हो गया यहाँ पे, क्या होगा? फॉर्मेलिटी होगा। 4 से अधिक लोगों की बातचीत को रामालोकन कहा गया है, और 2 स्त्री की बातचीत को रास का समूह कहा गया, रस का समूह कहा गया। क्या कहा गया? रस का समूह। 2 स्त्रियों की बातचीत को रस का समूह कहा गया। समझ रहा ना? आगे चल के बताऊंगा। चलिए आगे चल के, तो इसमें सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं बालकृष्ण भट्ट के बारे में, परिचय जान गए, और इसके साथ साथ इस निबंध में क्या क्या बोला है उसके बारे में जाने। और इसमें अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसमें कुछ MCQ क्वेश्चंस, ठीक है, ज़्यादा नहीं है, 20-22 क्वेश्चन है, तो ध्यान देना और याद रखना इन्हीं क्वेश्चन से आएगा आप लोगों का बोर्ड में। जो क्वेश्चन पूछा गया मैं वही सब क्वेश्चन लेके आया हूँ, और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो सब क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन में क्या बोला? बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? कौन से काल के रचनाकार है? भारतेंदु युग के रचनाकार है। कौन? बालकृष्ण भट्ट। याद रहेगा भाई, कौन से काल के रचनाकार है? भारतेंदु युग के रचनाकार है। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला है? इसमें से कौन सा उपन्यास भट्ट जी के द्वारा लिखा गया है? ठीक है ना। अब बोलोगे ये जो उपन्यास है भट्ट जी के द्वारा कौन सा लिखा गया है? तो सीता वनवास बालकृष्ण भट्ट का एक क्या है? नाटक है। नाटक क्या है? नाटक बोला है उपन्यास के बारे में। लेकिन यहां पे सूतन ब्रह्मचारी, लेकिन यहां पे मिस्टेक किया गया है, नूतम ब्रह्मचारी होगा। क्या होगा? नूतम ब्रह्मचारी। नूतम ब्रह्मचारी, ये नूतम ब्रह्मचारी होगा। ये नूतम ब्रह्मचारी ही क्या उपन्यास है? उपन्यास है। किसका उपन्यास है? बालकृष्ण भट्ट का। क्लियर ना? याद रहेगा ना? ये गलत है इसलिए आप लोगों को याद रहेगा। यहां पे क्या होना चाहिए? नूतम ब्रह्मचारी होना चाहिए। हो क्या गया है? यानी सुतम ब्रह्मचारी। अब देखो यहां पे मैं तुम लोगों को दिखा रहा हूं, यहां पे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, देखो नूतन ब्रह्मचारी, ये क्या है? उनका उपन्यास है। क्लियर यहां तक?
बस आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे मिस्टेक है थोड़ा, और मिस्टेक है तो इसी से याद रहेगा तुम लोग का। अब ये मत बोलना सर बहाना कर रहे मिस्टेक हो गया तो, ठीक है ना, बहाना नहीं कर रहा हूँ मैं, चलो बहाना ही सही, थोड़ा मिस्टेक हो गया तो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, और ये अच्छे के लिए ही हुआ है, आप लोगों को याद भी हो जाएगा इससे। क्लियर ना। उत्तम ब्रह्मचारी किसका है बोलो, किसका उपन्यास है, बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है। आते हैं अगला क्वेश्चन में, इसमें क्या बोला है, देखो बालवाणी हो गया है, होना क्या चाहिए, बातचीत, क्या होना चाहिए, बातचीत, याद रहेगा बेटा। बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है, निबंधकार कौन है बोलो, इसको लिखा कौन है बातचीत को, बालकृष्ण भट्ट। किस कौन लिखा है, बालकृष्ण भट्ट लिखा है, ठीक है ना, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। आते हैं अगले क्वेश्चन में, इसमें क्या बोला है, बातचीत के जरिए भाव बना यानी बनकर क्या बाहर निकलता है, भाप, सॉरी भाव नहीं, भाप बनकर, भाप बनकर क्या बाहर निकलता है बोलो, भाप बनकर क्या बाहर निकलता है, धुआं बाहर निकलता है, मनोभाव बाहर निकलता है। क्लियर ना। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, आंसर सी सही हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन में, बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास, तो ये उपन्यास कौन सा है, कौन सा उपन्यास हो बोलो, बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास कौन सा है। देखो यहां पे उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का कोई भी नहीं, ये भी तो नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये जो है ये नाटक है, क्या है, नाटक है। किसका नाटक है, सीता वनवास, बालकृष्ण भट्ट का एक क्या है, नाटक है, क्या है, नाटक, याद रखोगे, उपन्यास तो नहीं है, ये क्या है, नाटक, नाटक। क्लियर, नाटक है, क्या है, एक नाटक है, उपन्यास यहाँ पे कुछ कोई भी ऑप्शन में नहीं है, ठीक है ना, ये क्या है, एक नाटक है, याद रखना। आता है अगले क्वेश्चन में, इसमें बोला है गांधी जी, सॉरी यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए यानी क्रूसो, कौन सा होना चाहिए, क्रूसो, 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 क्रूसो नाम से एक आदमी था, ठीक है ना, उसका पूरा नाम याद नहीं आ रहा है, उसका नाम रबिन्सन क्रूसो था, क्या नाम था, रबिन्सन क्रूसो, रबिन्सन क्रूसो है। और ये ऐसा आदमी था जिसने 16 वर्षों तक जानवरों यानी जंगलों में रहा, जानवरों के बीच रहा, ठीक है ना, और मनुष्य का आवाज नहीं सुना, उनसे बातचीत नहीं किया, 16 वर्ष के बाद उनका आवाज सुना, उनसे बातचीत किया, कितने वर्षों तक, 16 वर्षों तक, याद रहेगा। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन में, इसमें क्या बोला है, 100 आजान, यहाँ पे 100 आजान एक सुजान, ये क्या होना चाहिए, 100 आजान एक सुजान होना चाहिए। देखो भाई यहाँ पे भी मिस्टेक है, अच्छे के लिए होता है, जो होता है किसके लिए होता है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 100 अजान एक सुजान, एक सुजान, 100 अजान एक सुजान, किसका लिखा हुआ है, बालकृष्ण भट्ट का लिखा हुआ है, किसका है, बालकृष्ण भट्ट का। क्लियर यहां तक। ये क्या है, ये एक उपन्यास है, उपन्यास, उपन्यास किसका उपन्यास है, बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है, 100 अजान एक सुजान। बालकृष्ण भट्ट ने यानी प्रवेश परीक्षा कब उत्तीर्ण किया था, प्रवेश जो परीक्षा उत्तीर्ण किया था कब किया था, वो 1872 में, कब किया था, 1872 में उसने परीक्षा उत्तीर्ण किया, कौन, बालकृष्ण भट्ट, सॉरी 1872 नहीं, ये होगा 1867 में, कब हुआ था, 1867 में। क्लियर ना, गलत नहीं बताऊंगा, एक भी गलत नहीं बताऊंगा, ठीक है ना, बस बने रहिए हमारे साथ। कब हुआ था वो परीक्षा, जो प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण किया था, कब किया था, 1867 में। यानी सफल बातचीत, सिर्फ सफल असल में होना चाहिए, असल बातचीत, क्या होना चाहिए, असल, एक एक चीज बता दूंगा बेटा, बस बने रहिए। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, ये किसका मत था, ये मत था एडिशन का, किसका मत था, एडिशन का, ठीक है ना, बाकी किसी का मत पढ़े क्या, इसका पढ़े, इसका पढ़े, इसका पढ़े, नहीं ना, किसका पढ़े, एडिशन और वेन जॉनसन के बारे में पढ़े हैं, ठीक है ना। बढ़ते हैं आगे, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ, बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ था वो इलाहाबाद यूपी में हुआ था, कहाँ पे, इलाहाबाद यूपी में। कब हुआ था, 23 जून 1844 को, 23 जून 1844 को उसका जन्म हुआ था। भट्ट जी ने हिंदी प्रायद्वीप का संचालन कितने वर्षों तक किया था, हिंदी प्रायद्वीप नामक का जो पत्र का संचालन हुआ था वो 33 वर्षों तक चल रहा था, कितने वर्षों तक, 33 वर्षों तक, सही है, कितने वर्षों तक, 33 वर्षों तक चला था। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या बोला है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है, किस युग के रचनाकार है, सबसे पहला क्वेश्चन ही देखें, कौन से युग के रचनाकार है, भारतेंदु युग के रचनाकार है, सबसे पहला क्वेश्चन भी यही था, डबल डबल आ गया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसमें क्या बोला, हिंदी प्रायद्वीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया, किसने निकाला था, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा, कितने वर्षों तक चला था ये, 33 वर्षों तक, कितने वर्षों तक चला, 33 वर्षों तक चला, याद रहेगा, पूछा गया क्वेश्चन है ये। यहां पे देखो बालवाणी हो गया, बातचीत हो गया, क्या होगा, बातचीत, बातचीत,
की साहित्य विधा है? क्या है? बातचीत है, क्या है बोलो? निबंध है, नाटक है, या उपन्यास है, या कहानी है? क्या है? एक क्या है? निबंध है। क्या है? निबंध। पहले ही बता चुका हूं, बातचीत एक क्या है? एक निबंध है, यानी एक निबंध है, और इसको लिखने वाला बालकृष्ण भट्ट है। बालकृष्ण भट्ट की माता का नाम क्या है? माता का नाम बताओ। पार्वती देवी। क्या नाम है माता का? नाम पार्वती देवी उनकी माता का नाम है। पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? किस पत्रिका का संपादन किया था? हिंदी प्रायद्वीप नामक पत्रिका का संपादन किया था, जो 33 वर्षों तक चला। कितने वर्षों तक? 33 वर्षों तक चला था। क्लियर? मूव करते हैं अगले क्वेश्चन में। इसमें क्या बोला है? बातचीत होगा। क्या होना चाहिए? बातचीत। बातचीत। निबंध के माध्यम से लेखक बालकृष्ण भट्ट क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? ठीक है ना? इसके माध्यम से उसने बातचीत की शैली के बारे में बताया। किसके बारे में? बातचीत की शैली के बारे में। बालकृष्ण भट्ट निबंध, यानी निबंध बातचीत के माध्यम से बातचीत की शैली के बारे में बताया है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन में। इसमें क्या बोला है? मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? बताओ। यानी आबाद होकर अपने आप से बातचीत करना, या मतलब अपने आप से बातचीत करना, या फिर भीड़ में बोलना, या तकरीब से बात करना, या विवादपूर्ण बात करना। तो कौन सा बात हो जाए? आबाद होकर अपने से बातचीत करना, बिना किसी सोचे समझे अपने आप से पहले बातचीत कर लो। यही मनुष्य का बातचीत का उत्तम तरीका है। इससे क्या होगा? इससे शत्रुता नहीं बढ़ेगी, हमारी जीभ में नियंत्रण आ जाएगी। क्लियर? इसमें क्या बोला है? हमारी सॉरी, यानी इसमें ये जो है हमारी स्वराज, ये मिस्टेक है। ठीक है ना? ये उसका लेख, यानी कोई भी उसका रचना नहीं है ये हमारी स्वराज। ठीक है ना? हमारी स्वराज बालकृष्ण भट्ट का कुछ भी नहीं है। ठीक है ना? इन लोगों के द्वारा लिखा गया है। असल में यहाँ पे कुछ और होना चाहिए, सद्भाव का अभाव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सद्भाव का अभाव। सद्भाव का अभाव। सद्भाव का अभाव एक उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। उपन्यास है। किसका उपन्यास है? बालकृष्ण भट्ट का। किसका उपन्यास है? बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है। यानी हमारी स्वराज है, हमारी घड़ी भी होना चाहिए। हमारी घड़ी भी अगर रहेगा, हमारी घड़ी, तो हमारी घड़ी किसका लिखा हुआ? एक नाटक है। हमारी घड़ी क्या है? एक नाटक है। किसका नाटक है? बालकृष्ण भट्ट का नाटक है। हमारी घड़ी या सद्भाव का अभाव बालकृष्ण भट्ट का एक नाटक है और ये एक उपन्यास है। याद रहेगा भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या बोला है? बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, कब हुआ था बोलो? 23 जून 1884 को या 44 को? कब हुआ था? 44 को। 23 जून 1844 को। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में उसका जन्म हुआ था। पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट, माता का नाम पार्वती देवी। क्लियर यहां तक? आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में किन्हें अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी ने कहा? एडिशन और स्टील की श्रेणी से दिया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ला ने दिया था, बालकृष्ण भट्ट को दिया। किसको दिया? बालकृष्ण भट्ट को। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन में। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? बालकृष्ण भट्ट की कौन सी रचना नहीं है? देखो यहाँ पे फिर से मिस्टेक हुआ है। ये होना चाहिए नूतम ब्रह्मचारी, सुत्तम ब्रह्मचारी हो गया। ठीक है ना? क्या हो जाएगा? नूतम ब्रह्मचारी। क्लियर? 100 अजान एक मुजान, एक सुजान, एक सुजान होगा। क्या होगा? 100 अजान एक सुजान। सद्भाव, सब्बल का प्रभाव, सद्भाव का अभाव होगा। सद्भाव का अभाव होगा। परीक्षा गुरु उसका कोई भी लिखा हुआ नहीं है बोला है तो नहीं है। कौन सा? परीक्षा गुरु। बाकी सद्भाव का अभाव है। क्या है? नूतम ब्रह्मचारी है, 100 जान एक सुजान है, और ये सद्भाव का अभाव है, नूतम ब्रह्मचारी। ये तो किसका उपन्यास है? बालकृष्ण भट्ट का। लेकिन ये जो परीक्षा गुरु है ये उनका कुछ भी नहीं है, कोई रचना नहीं है। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा? परीक्षा गुरु से हो जाएगा। क्लियर? देखो मिस्टेक है लेकिन इससे याद भी हो जाएगा तुम लोगों को। नूतम ब्रह्मचारी, 100 जान एक सुजान, और इसके अलावा सद्भाव का अभाव किसका उपन्यास है? बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है। किसका है? आते अगले क्वेश्चन में। इसमें क्या बोल रहा है? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? कौन सी रचना? देखो रेल का विकट एक नाटक है बालकृष्ण भट्ट का। क्या है? नाटक। मैं पहले VVI लगा चुका हूं इसको। ठीक है ना? नाटक किसका है? बालकृष्ण भट्ट का है। ना ये है, ना ये है, ना ये है। आंसर कौन सा सही हो जाएगा? आंसर ए सही हो जाएगा। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन में। बालकृष्ण भट्ट की रचना है। बालकृष्ण भट्ट की कौन सी रचना है वो? तो देखो गुलशन ये भी तो नहीं है, रोज भी नहीं है। देखो बालवानी, बार बार मैं बता रहा हूँ, इसको मिस्टेक कर दिया गया है। बातचीत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बातचीत। क्या होना चाहिए? बातचीत। यहाँ पे क्लियर? यहाँ तक मूव करते हैं अगले क्वेश्चन में। इसमें क्या बोला है? बालकृष्ण भट्ट के पिता का
क्या नाम है, उनके पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट, बीनी प्रसाद भट्ट हो गया क्या, बेनी प्रसाद भट्ट, बीनी प्रसाद भट्ट, क्लियर। इसमें क्या बोला है, बातचीत, क्या होना चाहिए, बातचीत, बातचीत। मैं सब ये पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, हमारी जो डिस्क्रिप्शन होगा उसमें एक लिंक रहेगा टेलीग्राम का, व्हाट्सएप का, ठीक है ना, तो उसमें जाना है और ये सब पीडीएफ आप लोगों को वहां से मिल जाएगा। बहुत जिस तरह से सुधार करके दिया हूं ऐसे ही मिलेगा, क्लियर ना। या एक दो बार देख भी लेंगे इसको तो दिमाग में बैठ जाएगा आप लोगों का। बातचीत निबंध के अनुसार रस का समुच्चय कितनी बात, यानी बातों में अच्छा यानी ये रस का समूह, रस का समूह, रस का समूह होगा, मतलब कितने लोगों की यानी बातचीत में अच्छा चलता रहता है। ये कौन सा है, दो महिलाओं होगा क्या, दो महिलाओं के बातचीत में, मैं बताया था ना, दो महिलाओं के बातचीत को क्या कहा जाता है, रस का समूह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रस का समूह। दो महिलाओं की बातचीत को क्या कहा जाता है, रस का समूह कहा जाता है। यानी दो महिलाओं के बातचीत को, दो महिलाओं के बातचीत को रस का समूह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रस का समूह, याद रहेगा, दो महिलाओं के बातचीत को रस का समूह कहा जाता है। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण है आत्मीयता। क्या ना है, आत्मीयता। आते हैं हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव का, ये आखिरी क्वेश्चन है। निबंध लेखक की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था। तो भारतेंदु यानी लेखक के, यानी यहां पे होना चाहिए, यानी बुक में जो दिया हुआ है वो आंसर है उर्वर। क्या नाम है, उर्वर, ठीक है ना, आंसर ये होगा, ठीक है ना, उर्वर होगा। क्लियर यहां तक। निबंध लेखक की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था, एक उर्वर था। आगे चल इसमें क्या बोला है, देखो लघु यानी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, यहां से भी क्वेश्चन आता है। तो देखो इसमें क्वेश्चन दिया है और इसका आंसर मैं अभी तुम लोगों को ऐसे बता रहा हूं, समझा रहा हूं, और इसका जितना भी आंसर है आप लोगों को मिल जाएगा ग्रुप में, ठीक है ना, टेलीग्राम ग्रुप में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहेगा, उसमें जाके देख लेना है। सबका आंसर बिल्कुल अच्छे तरह से दिया हुआ रहेगा। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बोलने की एक कला है। यह कला यूरोप के लोगों के अंदर प्रचलित है और इस कला के तहत बोलने वाले को रस मिलता है, सुनने वाले को सुकून मिलता है और एक दूसरे की योग्यता और दक्षता का पता चलता है। इतना लिख देंगे 2 नंबर आराम से मिल जाएगा, 2 मार्क्स आराम से मिल जाएगा। क्लियर। इसके बाद बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन और एडिसन का कहना था, बेन जॉनसन का कहना था बोलने से ही मनुष्य का क्या होता है, साक्षात्कार होता है। क्या होता है, साक्षात्कार, मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। एडिसन के अनुसार असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच होती है, 2 व्यक्तियों के बीच। तो इसमें लिखेंगे एडिसन के अनुसार, इसमें लिखेंगे आंसर में बेन जॉनसन के अनुसार असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच होती है। सॉरी, बेन जॉनसन के अनुसार असल बातचीत करने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है और अधिक जानकारी प्राप्त होती है। और एडिसन के अनुसार असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच होती है, ठीक है ना, उनके बारे में लिखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो ये सारा संसार गूंगा प्रतीत होता। हम लोग अपने अनुभव की बातें दूसरे तक नहीं पहुंचा पाते, अपने अंदर की मनोवृत्ति को दूसरे तक नहीं पहुंचा पाते। तो ये होता है क्या, अगर वाक शक्ति ना होती तो हम लोग जानवरों के समान प्रतीत होते। क्लियर। अगला क्वेश्चन बोला बातचीत शीर्षक निबंध का सारांश लिखे। सारांश बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा। सारांश में सब कुछ बताना है, इस निबंध में क्या क्या पढ़े, क्या क्या तुमको समझ में आया और लेखक के द्वारा क्या क्या बोला गया उसको लिखना है अपने शब्दों में, ठीक है ना, सारांश से। और ये मार्क्स पूछने वाला है 5 नंबर में। कितना मार्क्स में पूछेगा, 5 नंबर में। 2 नंबर में जबरदस्ती दिया हुआ है इसमें, ठीक है, 5 नंबर में पूछेगा। तो पहला जो 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछा गया तीनों क्वेश्चन, याद रखना भाई। आते हैं अगला क्वेश्चन में, इसमें क्या बोला है, हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता है। ये 5 नंबर में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, अगर ये 5 नंबर में पूछेगा तो थोड़ा डिटेल से लिखना है इसमें, ठीक है ना, क्या होता, तो उसको थोड़ा लंबा करके लिखना है और अपने शब्दों में लिखना है, थोड़ा भरा चढ़ा के लिखना है, ठीक है ना। तो इसको कैसे लिखना है, ये पीडीएफ में आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरह से मिलेगा, ठीक है ना। अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। इसके अलावा बातचीत शीर्षक निबंध का सारांश लिखिए, ये भी 5 मार्क्स में पूछेगा। कितने मार्क्स में, 5 मार्क्स में पूछेगा। तो ये सब आप लोगों को मिल जाएगा किसमें, पीडीएफ में, ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है ना। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या बताओ। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका है मनुष्य अपने आप से खुद से पहले बातचीत कर ले, फिर वो बात दूसरे तक पहुंचाए। इससे क्या होगा, शत्रुता नहीं बढ़ेगी, अपने जीवन में नियंत्रण आ जाएगा, एक नए संसार की रचना कर सकते हैं इस तरह से। क्लियर यहां तक। तो ये लंबा किस तरह से लिखना है, कब और क्यों
नया संसार रच सकता है। उसी वक्त जब हम लोग अपने आप में वो तरीका ला देंगे, ठीक है ना, बातचीत करने का वो तरीका अपने अंदर आ जाएगा, उसी वक्त से नए संसार की रचना होगा। वो नई संसार कैसा होगा? यानी आजाद शत्रु होगा। आजाद शत्रु किसे कहते हैं? जिसका कोई शत्रु ना हो, उसी को हो लेंगे आजाद शत्रु। और ये शत्रु तब होगा जब दूसरे से हम लोग दुश्मनी नहीं लेंगे, ठीक है ना। ये आजाद शत्रु तब बनेंगे जब दूसरे से दुश्मनी नहीं बढ़ेगी, और दुश्मनी तब नहीं बढ़ेगी जब हम लोग बातचीत करने का तरीका होगा, और बातचीत करने का तरीका तब होगा जब हम लोग अपने आप से खुद से बातचीत कर लेंगे। यही बातचीत का उत्तम तरीका होता है। क्लियर भाई? इसमें क्या बोल रहा है? जो कुछ मनुष्य मन में दबाए रखा है वह बातचीत के जरिए बाहर निकल पड़ता है। इस कथन पर टिप्पणी कीजिए। मतलब लिखेंगे ये कथन बालकृष्ण भट्ट के निबंध बातचीत से लिया गया है, इसमें ये चीज को बोला गया है, तो उसको आसान शब्दों में अपने शब्दों में बताना है, ठीक है ना। तो और इसको भी आसानी से मिल जाएगा, जाके एक बार पढ़ लेना, दिमाग में बैठ जाएगा वहां पे, ठीक है ना। बातचीत के जरिए भाव प्रकट करने का महत्व स्पष्ट कीजिए, यानी भाव महत्व के बारे में बताना, बातचीत के बारे में, ठीक है ना। और हमारी मानसिक प्रवृत्ति बातचीत से कैसे झलकती है, तो ये सब इतना जरूरी है नहीं, ठीक है ना। ये सब इतना जरूरी नहीं है, मैं आप लोग बता रहा हूँ इसके बारे में। हमारा जो हिंदी बुक है, देखो हमारा जो हिंदी बुक है, हिंदी बुक में टोटल 26 चैप्टर होगा। हिंदी में कितना चैप्टर होगा? हिंदी में टोटल 26 चैप्टर, ऐसी समथिंग चैप्टर होगा, 26 28 समथिंग ऐसी होगा। तो मान लेते हैं हिंदी बुक है, ठीक है। अब इसमें हमारा क्वेश्चन आएगा, देखो 5 नंबर का क्वेश्चन सिर्फ एक आएगा। कितना आएगा? एक। याद रखोगे 5 नंबर क्वेश्चन है, कितना आएगा? 5 नंबर का क्वेश्चन जो है सिर्फ एक आएगा। तो ध्यान रखना है, अब टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन पढ़ेंगे तो कितना टाइम वेस्ट होगा। तो आप लोगों को ज़्यादा पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, और किस तरह से मेहनत करना है वो मैं लास्ट में बताऊंगा। अभी मैं आप लोगों के ऊपर ज़्यादा 2 नंबर का क्वेश्चन में मेहनत करूंगा, ठीक है ना। फिर मैं लेके आऊंगा, यानी व्याख्या वाला क्वेश्चन पूछता है, व्याख्या वाला क्वेश्चन पूछता है, जो 4 नंबर मार्क्स का रहता है। कितना? 4 4 8, 2 क्वेश्चन रहता है 8 मार्क्स का। कितना मार्क्स का? 8 मार्क्स का। यही हमारा बुक पर्सन से रहेगा लॉन्ग क्वेश्चन में, बस। इसके अलावा 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है 5 गो, जो 10 मार्क्स का होता है। कितना मार्क्स का? 10 मार्क्स का होता है। इसके अलावा निबंध होता है, इसके अलावा संक्षेपण होता है जो ग्रामर का भाग है, इसके अलावा संक्षेपण होता है, इसके अलावा ये पत्र होता है जिसको लेटर दरख्वास्त होता है, ठीक है ना। तो ये सब हम लोग डिस्कशन करेंगे व्याकरण में। वो सब किस में पढ़ेंगे हम लोग? व्याकरण में। और व्याकरण को भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्लास 12th लेवल का, क्लास 12th लेवल का हम लोग व्याकरण देखेंगे, ठीक है ना। ये हमारा पहला चैप्टर था बातचीत। तो चलिए यहाँ तक रखिए, ठीक है ना। और ऑब्जेक्टिव बढ़िया से देख लेना, जो कुछ भी कहा उसको बेहतर तरीके से देख लेना। हम लोग इससे भी आसान तरीके से और बेहतर तरीके से अगला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम क्या है? उसने कहा था। बहुत मज़ेदार चैप्टर है, बस हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।